हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने प्रश्न श्रृंखला लिया है वो आपका है शून्य परिकल्पना यानी सूर्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना से रिलेटेड आज का हमारा जो यहाँ पे प्रश्नोत्तर का वीडियो होगा। ठीक है। अब आप लोग अपने पिछले ज्ञान से अपने जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है उसके बिहाफ पे आप यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट करने का प्रयास करेंगे, और कहीं भी किसी भी जगह पे आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत है तो उसको आप कमेंट ज़रूर करिएगा, उसका हम लोग समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे बिना समय गंवाए हुए कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है और उसका आंसर कौन सा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है शून्य परिकल्पना क्या है। पहला क्वेश्चन है शून्य परिकल्पना क्या है, यानी नल हाइपोथेसिस क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास कोई प्रभाव या कोई अंतर नहीं होने का कथन है। बी ऑप्शन है आपके पास कोई प्रभाव या अंतर होने का कथन है, या सी किसी संबंध का कथन है, या डी जो है किसी सहसंबंध का कथन है। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, तो नल हाइपोथेसिस में जैसा आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे कोई प्रभाव या कोई अंतर नहीं होने का ये कथन होता है, तो इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा मित्रों, करेक्ट हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। शून्य परिकल्पना का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नल हाइपोथेसिस। पहला ऑप्शन है आपके पास यह साबित करना कि कोई प्रभाव या अंतर है। दूसरा यह साबित करना कि कोई प्रभाव या अंतर नहीं है, या सी संबंध स्थापित करना, या डी सहसंबंध स्थापित करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर होगा कि यह साबित करना कि कोई प्रभाव या अंतर नहीं है, जैसा कि आप लोग नल हाइपोथेसिस का मतलब समझते हैं। आज आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि वैकल्पिक परिकल्पना, जिसे हम लोग अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस बोलते हैं, H1 से डिनोट किया जाता है अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस को। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, ए है, यह कोई प्रभाव या कोई अंतर नहीं होने का कथन है, या बी किसी प्रभाव या अंतर का कथन है, या सी किसी संबंध का कथन है, या डी किसी सहसंबंध का कथन है। तो क्वेश्चन नंबर बी का यहाँ पे किसी प्रभाव या अंतर का कथन है, यानी नल हाइपोथेसिस का बिल्कुल विपरीत होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मित्रों, करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है कि शून्य और वैकल्पिक परिकल्पनाओं के बीच क्या संबंध होता है। तो पहला ऑप्शन है ये परस्पर अनन्य हैं, बी ये परस्पर समावेशी हैं, सी वे पूरक हैं, या डी वे विरोधाभासी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन जो होता है वे परस्पर अन्योन्याश्रित होते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका मित्रों, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है, बी है वैकल्पिक परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है, या सी जो है शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर दिया जाता है, या डी जो है शून्य परिकल्पना को बरकरार रखा जाता है। तो मित्रों करेक्ट ऑप्शन आप लोग बताइए। यदि शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है दैट मीन्स कि जो है वैकल्पिक परिकल्पना को क्या कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। अगर नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाता है तो अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, यदि शून्य परिकल्पना को अस्वीकार नहीं किया जाता है तो क्या होता है।
इसका मतलब है वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है, या बी वैकल्पिक परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है, या सी शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है, या डी शून्य परिकल्पना को बरकरार रखा जाता है। तो यदि शून्य परिकल्पना को अस्वीकार नहीं किया जाता है मतलब शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन होगा वो शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप 1 त्रुटि क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है क्वेश्चन। अब पहला ऑप्शन है कि शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना जब यह सत्य हो। बी ऑप्शन है यहाँ पे शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल होना जब यह असत्य हो। सी है शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना जब यह सत्य हो। डी है शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना जब यह असत्य हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है आप लोग बताइए। टाइप 1 त्रुटि, एरर 1 इसको कहा जाता है, या अल्फ़ा त्रुटि भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा मित्रों वो होगा शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना जब यह सत्य हो, तब के केस में टाइप 1 त्रुटि हो जाता है। यानी जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया जाता है जबकि वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया जाए, जब वह सत्य हो या ट्रू हो, तो उस जगह पे हमें टाइप 1 त्रुटि प्राप्त हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अब यहीं पे आप बताइए टाइप 2 त्रुटि क्या है, यानी बीटा एरर क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना जब यह सत्य हो। बी है शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल होना जब यह असत्य हो। सी है शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना जब यह सत्य हो, या डी शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना जब यह असत्य हो। तो 8 का जो है सही आंसर क्या होगा मित्रों, आप ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन को। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा, यानी शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल होना जब यह असत्य हो। मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेबल था, लेकिन उसको हम लोग जो है अस्वीकार करने में विफल हो गए, यानी एक्सेप्ट कर लिए। तो इसलिए हमारे पास ये क्वेश्चन 8 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल हो जाना जब यह असत्य हो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महत्व स्तर क्या है, इम्पोर्टेंट सवाल है, थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। महत्व स्तर क्या है। अब महत्व स्तर का ऑप्शन ए है टाइप 1 त्रुटि की संभावना होना, बी टाइप 2 त्रुटि की संभावना, या सी शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने की संभावना, या डी शून्य परिकल्पना को स्वीकार करने की संभावना। तो यहाँ महत्व स्तर जो होता है क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन होगा टाइप 1 त्रुटि की संभावना होना ही महत्व स्तर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ही है ये। क्वेश्चन नंबर 10 में P का मान क्या है, यानी P वैल्यू क्या होता है। अब ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, P वैल्यू जो होता है कम से कम देखे गए परिणाम जितना चरम परिणाम प्राप्त करने की संभावना, यह मानते हुए कि शून्य परिकल्पना सत्य है, या बी जो है देखे गए परिणाम से कम चरम परिणाम प्राप्त करने की संभावना, यह मानते हुए कि शून्य परिकल्पना सत्य है, या सी शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने की संभावना, या डी शून्य परिकल्पना को स्वीकार करने की संभावना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास वो पहला होगा कम से कम देखे गए परिणाम जितना चरम परिणाम प्राप्त करने की संभावना है, यह मानते हुए कि शून्य परिकल्पना सत्य है। चूँकि नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग ही की जाती है, तो उसके अंतर्गत आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है और ये 12 है,
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट देखिए क्या है, यदि P मान महत्व स्तर से कम हो तो क्या होगा। अब P मान महत्व स्तर से कम हो तो क्या होता है। पहला ऑप्शन, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है, बी शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है, या सी वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है, या डी वैकल्पिक परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है। तो 11 का जो है यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है। यदि P मान महत्व स्तर से कम है तो शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि P मान महत्व स्तर से अधिक है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है, बी शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है, या सी वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है, या डी वैकल्पिक परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है। अगर P मान महत्व स्तर से कम है तो शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया यानी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यानी टैबुलेटेड वैल्यू से अगर P की वैल्यू कम है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया जाता है और अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। तो ये थे आज के हमारे प्रमुख कुछ चुनिंदा प्रश्न और उत्तर। फिर तलाशेंगे नए वीडियो में नए कंटेंट, नए क्वेश्चन को। तब तक के मित्र अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।